Once again, good morning to all the students who applied in our central school and all the students worldwide. So we have been going through the great pandemic, the COVID-19 pandemic, and we have fought well, and we are still fighting well. And certainly, in the coming days, the school will reopen. Basically, after Chhat, many of the state governments have already started opening their schools on an odd and even out basis. So our school, so the schools in our state also will open. This is basically due to the elections which are being held now. There is a problem that they are not opening the schools, but after the elections, certainly the schools will open. But we have seen that the guardians are now the tendency of the guardians is that no, they will study next year. But you need to understand that no, कि हम अगर ये 3 4 5 महीने भी नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा बहुत लॉस हो रहा है। ऐसा देखने में आ रहा है कि गार्जियंस को जो है ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब 3 4 5 महीने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम उन्हें बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप इसको ये समझिए कि कितने लॉस होगा बच्चा को इन 4 5 महीनों में। ठीक है, तो अब हम लोग कल देख रहे थे फेडरलिज्म के बारे में देख रहे थे। हमने पढ़ा फेडरलिज्म क्या होता है। मैंने आपको बताया व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म। हमने पढ़ाया आपको कि फेडरलिज्म से हम क्या समझते हैं। इससे क्या होता है कि वेयर द पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या करते हैं, हम पावर को डिवाइड करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे एफईडी मतलब फेडरलिज्म लिखूं और यहाँ यूएनआई मतलब यूनिटरी लिखूं, इसका मतलब फेडरलिज्म हो गया, इसका मतलब यूनिटरी हो गया। इसमें बेसिकली आपको डिफरेंसेस क्या होंगे, तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होगा, फेडरलिज्म में क्या होगा, पावर इज डिवाइडेड। यहाँ पे क्या होता है कि पावर इज डिवाइडेड, हम क्या करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, पावर इज इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पर्सन, पावर इज इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन, है ना। पावर क्या होता है, और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्संस और ग्रुप ऑफ पर्संस। इसमें क्या होता है कि पावर इज इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन। इसमें क्या होता है, पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल्स, पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या पावर डिवाइड किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फेडरलिज्म बोलेंगे। यूनिटरी में क्या होता है कि नहीं, एक शासक की तरह हम करेंगे, हमने जो कहा वही, या हमने कहा और मैंने कुछ अपने लोगों को बैठा के रखा है, 4 5 लोगों को मैंने कहा, उन 4 5 लोगों को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उन लोगों ने एक फरमान जारी कर दिया कि नहीं ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। तो फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर इज डिवाइडेड। इसका एग्जांपल अगर आप दे दें तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, इंडिया है, यहाँ पे क्या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी में क्या होता है, जहां फॉर एग्जांपल चाइना, सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ क्या है, चाइना सबसे बड़ा एग्जांपल है जहां पे फेडरल, जहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, पहला तो क्या पावर इज डिवाइडेड, एक हो गया कि इतना। तीसरा है कि उनके पास जो भी इसमें फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो भी स्टेट है उनके पास सॉवरेनिटी होती है, मतलब सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंसी होती है अपने पावर्स के ऊपर। उनका अपना एक इंडिपेंडेंसी होता है अपने पावर्स के ऊपर, है ना, कि वो इंडिपेंडेंटली अपने अपने जो उनके दायरे में जो चीजें आती हैं वो उसके अंतर्गत काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बैंकिंग आती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि वो इसमें क्या संशोधन करें, क्या संशोधन ना करें, किस ढंग से करें ताकि देश का भला हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपने देखा कि कई सारे बैंक जो है अब चार्जेस लगाएंगे आपके ही पैसों पे, उस पे विड्रॉल और डिपॉजिट पे। फॉर एग्जांपल अगर आप रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पैसे अगर आप डालेंगे बैंक में कैश डिपॉजिट मशीन के द्वारा या कोई भी और दूसरे डिजिटल मेथड्स के द्वारा जैसे कि एग्जाम बैंक तो खुली नहीं रहती है 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, रात को 8 बजे से, लेकिन उस समय भी अगर आप पैसे डालेंगे तो बैंक आपको उस पर चार्ज करेगी। तो ये जो है ये किसका, ये कहाँ है, ये जो है ये पूरी तरह से बैंकिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लीकर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लीकर मतलब दारू, आप सब समझते हैं, दारू दारू तो सब समझते हैं, है ना। तो लीकर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो अब इसके ऊपर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना कॉल है कि वो इस पे क्या करना चाहती है, कितना टैक्स लगाएगी, कितना सेस लगाएगी,
है ना। तो वो पूरे जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसका मतलब यही है कि इंडिपेंडेंट आपके पास पावर्स होते हैं, उन चीजों के ऊपर डील करने का आपके पास इंडिपेंडेंट पावर्स होता है ना। देयर इज अ हायरार्की ऑफ सॉवरेन पावर्स, मतलब सॉवरेन पावर्स, यहां पे सॉवरेन पावर मतलब कि आपके पास यहां पे क्या है, यहां पे सॉवरेन पावर्स नहीं होते। यहां पे क्या है, सॉवरेन पावर मतलब इंडिपेंडेंट पावर्स होते हैं। सॉवरेन का मतलब आप सिंपल समझ लीजिए इंडिपेंडेंट पावर्स होते हैं, आपको इंडिपेंडेंट पावर्स होते हैं। यहां पे ऐसे इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं होता, एक बैठा हुआ है सबसे ऊपर, उसने जो कहा वही चलता रहता है। लेकिन इसमें क्या है, स्टेट का एक अपना पावर होता है, एक अपने दायरे में स्टेट काम करती है, सेंटर अपने दायरे में काम करती है, और लोकल गवर्नमेंट जो है, पंचायती गवर्नमेंट जो अपने दायरे में काम करती है। यहां पे क्या है, देयर आर 2 or more levels of government, there are 2 or more levels of government। यहां पे नथिंग एज सच, नथिंग एज सच, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक है समझने के लिए कि क्या अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट सर्विसेज की या किसी की भी, तो भी ये बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है। बेसिकली यही सब फर्क है। इसमें क्या है, पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है, पावर इज इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पीपल और कंसंट्रेटेड कुछ लोगों के ही हाथों में होता है। यहाँ एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, इंडिया। यहाँ एग्जांपल सबसे बड़ा आपका चाइना है, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर यहाँ पे आपको सॉवरेन इंडिपेंडेंट पावर्स होती है, यहाँ पे आपको आपके पास कोई भी सॉवरेन पावर्स नहीं होती है, नो इंडिपेंडेंट पावर्स है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे क्या है, द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 2 or more लेवल्स। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऐसा कोई भी विभाजन नहीं होता है, वहां पे जो है एक तरह का कह लीजिए तानाशाही ही चलता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक मुझे लगता है कोई आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आज जो है हम करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। आज जो हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो आई थिंक आई शुड रब दिस नाउ। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री मतलब भारत को क्या एक फेडरल देश बनाता है ना। व्हाट मेक्स इंडिया a federal country, what makes India a federal country। ओके, तो अब हम ये सब देखेंगे कि भारत को क्या फेडरल कंट्री बनाता है। तो आप अपना बुक्स निकाल लीजिए, आपको पेज नंबर 16 है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आपके क्लास 10th का, ठीक है, पेज नंबर 16, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversities. What about a vast country like India? है ना, भारत बहुत बड़ा देश है ना, सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है हमारे भारत का। With so many languages, सबसे ज्यादा भाषाएं भी हमारे देश में ही बोली जाती हैं। Religion, सबसे ज्यादा रिलीजन भी हमारे देश में ही है। सबसे ज्यादा जातिवाद भी हमारे देश में ही है ना। सबसे ज्यादा रीजन मतलब हमारे देश को जो खंडित किया, विभाजित किया गया है डिफरेंट स्टेट्स में, वो भी सबसे ज्यादा हमारे देश में ही है। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन द कंट्री, और किस तरह से जो है हमारे देश में जो है पावर जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत बटा हुआ है, हम इसके बारे में आज अच्छी तरह से जानेंगे। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम संविधान से शुरू करते हैं। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन, है ना। हम सब जानते हैं कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उसके पहले कितने हमारे अपने देशवासियों ने खून बहाया इस देश के लिए। आज अगर हम इस मुकाम पे खड़े हैं तो बिल्कुल ही हम पूरी तरह से उन पे आश्रित रहे हैं जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंसी दिलाया है। उनके ऊपर हमारा बहुत बड़ा कर्ज है, जिनके कारण हम आज जो है खुली हवा में सांस ले सकते हैं, खुली हवा में घूम रहे हैं और आपके फंडामेंटल राइट्स का जो है आप अपने फंडामेंटल राइट्स का पूरा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का पूरा लाभ उठा पा रहे हैं। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो 1947 के पहले जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है। भले ही वो लोग हमें सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही याद आते हो, लेकिन सही तो यही है कि उन्हीं लोगों के कारण जो है हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं।
सो आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। इंडिपेंडेंसी के बाद क्या हुआ था कि कई सारे स्टेट्स थे, तो उन लोगों को कहा गया कि हम लोग सब मिलके जो है हम लोग सब मिल जाते हैं और हमारा भारत देश जो है फिर बन के खड़ा होगा। तो जो आप आर्टिकल 370 पढ़ेंगे, जब आप जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे यही सब चर्चाएं होती हैं कि जब देश को एक साथ आने का समय आया, तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम इस देश के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट्स में ज्यादा मेजॉरिटी जो है मुसलमानों की है, मुस्लिम्स की है। तो मुसलमानों के लिए जो देश बना है वो है पाकिस्तान, और मुसलमानों के लिए जो है हिंदुस्तान देश नहीं बना हुआ है। उस समय के कुछ ही राजाओं ने ऐसा किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लें हैदराबाद को, अगर आप देख लें तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हैदराबाद जो है भारत का हिस्सा नहीं होता, है ना। क्योंकि हैदराबाद जो है भारत में मिलने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो लास्ट निजाम थे हैदराबाद के, जो अंतिम राजा रहे थे, निजाम जो राजा रहे थे हैदराबाद के, उनका ये मानना था, उनका ये कहना था, क्योंकि हैदराबाद जो है एक मुस्लिम स्टेट है, यहाँ पे मुस्लिम्स जो है मेजोरिटी में है, मुस्लिम्स ही यहाँ पे अधिकतर हैं, तो मुस्लिम्स के, तो उसके मुताबिक जो है मुस्लिम का जो देश है वो पाकिस्तान है, तो हम जो है पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि भाई देखिए, भारत का तो नक्शा ये है और ऐसे ही भारत रहेगा, और आप भारत के बीचों बीच रह के पाकिस्तान में कैसे रह सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उस समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये देन है, जो कि आज हैदराबाद जो है भारत में है। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकेम पार्ट ऑफ द कंट्री, और इस तरह से जो हैदराबाद को भी अपने देश का एक हिस्सा बनाना पड़ा। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के भी साथ कुछ हुआ था, उसी प्रकार जूनागढ़ के भी साथ हुआ था। तो ये जो है आर्टिकल 370 जब हम आपसे डिस्कस करेंगे तो आपको हम इन डेप्थ इसमें 2-3 घंटा लगेगा मुझे आपको समझाने में कि असल में असली जो इसके पीछे है ये कहानी क्या। आर्टिकल 370 को सिर्फ एक आर्टिकल 370 को एक सिर्फ धारा नहीं है ऐसे लिखी हुई है, इसके पीछे जो है 100 साल पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है जिसे हमें समझना होगा, और अगर हम उसे ठीक से समझ पाए तो फिर हम आर्टिकल 370 हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। So the Constitution declared India as a union of states, although it did not use the word federation, है ना। हमारा संविधान ही हमारे देश को क्या बताया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसने क्या बताया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब हमारा राज्य जो है छोटे-छोटे, हमारा पूरा देश जो है छोटे-छोटे राज्य से मिलके बना हुआ है। इसमें क्या है, स्मॉल स्टेट्स और स्मॉल यूनिट्स, लिखो ये स्मॉल स्टेट्स come together to form a larger unit. Small states come together to form a larger unit called the country, है ना। इसमें क्या है, स्मॉल स्टेट्स जो है आई सब एक साथ और उन्होंने एक बहुत बड़ा यूनिट बनाया जिसको हम कंट्री कहते हैं। Let us go back to the 7 features of the federalism mentioned above. We can see all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a 2-tier of government. आपको मैंने बताया जैसे पहले जो है हमारे पास 2 ही tier of government थे. There was only 2 tier of government. पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ 2 tier of government था। एक तो था हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिसमें अभी बीजेपी की सरकार है। दूसरा था हमारा स्टेट गवर्नमेंट, जो कि अभी बिहार में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि इलेक्शंस का दौर चल रहा है। तो अभी क्या है, इलेक्शन कमीशन ही यहाँ पे सब कुछ देखती है। ECI, दैट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ही सब कुछ आता है। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा मुंगेर में जो हादसा हुआ है, वहां के डीएम, वहां के एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये किसके, क्योंकि अभी बिहार में किसी की सरकार नहीं है, तो ये जिम्मा किस पे आता है, ये जिम्मा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आता है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, सन 1993 में, है ना, 1992-93 में क्या हुआ, हमारा लोकल गवर्नमेंट बना, है ना, हमारा लोकल गवर्नमेंट बना जिसको हम पंचायती राज भी कहते हैं, है ना, जिसको हम पंचायती राज भी कहते हैं। उसके पहले जो है ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। जब हमारा देश आजाद हुआ था सिर्फ उस समय 2 ही गवर्नमेंट थे, एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक थी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, so the two tier of the government, the union government and the state government, representing the union of the states and the union of India and the state government. Later a third tier of federalism was added in the form of the panchayati raj or the municipality. For example, अगर हम
फॉर एग्जाम्पल अगर आप शहर में रह रहे हैं तो वहां हम उसको मेयर कहते हैं। शहरों में, इन सिटीज, उसको हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। और अगर आप गांव में चले जाएं, विलेजेस में चले जाएं, तो उसी को हम जिला परिषद कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं। ये वही, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम अलग अलग दिया गया है। अगर किसी जगह का शहरीकरण हो जाए तो वहां पे वो मेयर और डिप्टी मेयर के नाम से जाने जाते हैं। और कोई अगर गांव में है, सब डिविजन में है, ब्लॉक में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, इनका वही काम है शहर में करना, और इनका भी वही काम है गांव में करना। ठीक है। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. Jurisdiction मतलब जो आपका दायरा होता है, किस दायरे में आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड की गवर्नमेंट, शिबू सोरेन जी बिहार में कोई चीज लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दायरा जो है बिहार में बिल्कुल ही नहीं है। वो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर नीतीश कुमार चाहें कि हम अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम ये चीज झारखंड में कोई चीज इंप्लीमेंट करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उनके दायरे के बाहर है ना। वो सिर्फ उस चीज को बिहार में लागू कर सकते हैं। तो हर लोगों का अपना अपना एक दायरा होता है, जिस दायरे के अंदर वो उसी दायरे के अंदर सीमित रह के वो अपना काम कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। The Constitution clearly provides a threefold distribution of the legislative powers between the union and the state government. Thus, it contains the three list. सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास 3 लिस्ट है। क्या क्या है हमने पढ़ा है ना, और हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, किसी भी देश के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जानना बहुत ही जरूरी। तो पहला क्या है हमारे पास, पहला है हमारा यूनियन लिस्ट, दूसरा है हमारा स्टेट लिस्ट। यूनियन मतलब गवर्नमेंट के नाम पे आया है, यूनियन गवर्नमेंट से यूनियन लिस्ट है ना, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा क्या आपका कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। तीसरा क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट लिस्ट है ना, और चौथा जो आता है उसे हम बोलते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट है ना, रेसिड्यूरी लिस्ट। ये सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जब हमारा भारत हुआ था उस समय ऐसी नाम की कोई लिस्ट नहीं थी, क्योंकि ये लिस्ट बेसिकली आपको उन चीजों से रिलेट करता है जो कि भारत में आधुनिकरण के बाद हुई है, जो डेवलपमेंट के बाद हुई है। फॉर एग्जांपल जो आईटी आई है, कंप्यूटर साइंस आए हैं आपके पास, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आई है, अमेजन आई है, फ्लिपकार्ट आई है, स्नैपडील आई है, तो ये भारत में क्या हुआ, आजादी के बहुत सालों बाद आई है। तो उस समय लोगों को इसका कोई भी आभास नहीं था, इसका कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए ये लिस्ट उस समय नहीं बनी थी। जो मेन 3 लिस्ट बनी थी वो थी यूनियन लिस्ट, वो है स्टेट लिस्ट, और वो है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। अब देखिए यूनियन लिस्ट में क्या होता है, यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो देश के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं उनको हम यूनियन लिस्ट में रखते हैं ना, सच एज डिफेंस, कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, banking, communication, currency, they all are included in the list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं देश के लिए, देश को चलने के लिए, देश का विकास के लिए, देश के लोगों के विकास के लिए, उन सभी चीजों को जो है हम यूनियन लिस्ट में रखते हैं। और उन पे अधिकार किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का उस पर अधिकार होता है कि वो उस पर पॉलिसी मेकिंग करे, अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनाए, ताकि हमारा जो है देश अच्छे से अच्छे रूप से, सुचारू रूप से चल सके। तो इसमें क्या क्या आ गया, एग्जाम्पल में अगर आप ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा आपको बैंकिंग आ जाएगा, आपको करेंसीज आ जाएंगी, करेंसी मतलब पैसा आ जाएगा आपको, फिर आपको उसमें क्या क्या आएगा, रेलवेज आ जाएगा आपको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवेज, मतलब ये ऐसी सरकारी सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। फिर आपको हाईवेज आ जाएगा, रेलवेज आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, आपको हाईवेज आ जाएगा, फिर आपको इंश्योरेंस आ जाएंगे, इसमें आपको इंश्योरेंस आ जाएगा है ना, इंश्योरेंस, फिर आपको इसमें और भी कई सारे चीजें आएंगी। वॉर एंड पीस भी इसी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा अभी चाइना के साथ मुठभेड़ चल रहा है तो ये किसी स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है कि बिहार सरकार जाके हस्तक्षेप करेगी, छत्तीसगढ़ सरकार जाके हस्तक्षेप करेगी, राजस्थान की सरकार जाके हस्तक्षेप करेगी, या किसी भी यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली की सरकार जाके उसमें हस्तक्षेप करेगी, नहीं, ये पूरी तरह से जो है यूनियन लिस्ट में आता है। मतलब कि इसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इसके ऊपर अपना पावर
पावर चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। दूसरा हम चलते हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर। द स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट्स इंपॉर्टेंस एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार में तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। तो आपको स्टेट लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा, इट हैज पुलिस, है ना, कई बार आपने सुना होगा केजरीवाल जी को ये इसका गुणगान गाते हैं कि नहीं हमारे अंदर भाई पुलिस दे दीजिए, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के ऊपर किसका हक होता है, वहां की पुलिस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है, वहां की पुलिस के ऊपर वहां की जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है उसका अधिकार नहीं होता है। इसलिए केजरीवाल जी को आपने कई बार सुना होगा ये कहते हुए कि भाई हम क्या करें, पुलिस तो हमारे अंदर में नहीं है। ठीक है, पुलिस हो गया आपको, फिर आपको हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एग्री मैंने शॉर्ट में लिखा है एग्री, एग्रीकल्चर, लीकर दारू जो कि भारत में बंद, ऑफिशियली बंद है, मतलब कि ऑन पेपर्स बंद है लेकिन ऑनलाइन बिकती है दारू भारत में, सॉरी बिहार में, है ना। फिर आपको एनिमल हस्बेंड्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। तो क्या करें, पुलिस, हेल्थ, एग्री, लीकर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीजें जो है स्टेट लिस्ट में आती है और ये स्टेट जो है इसके ऊपर अपना पूरा कब्जा और अपना पूरा पावर्स इस पे रखता है कि वो इसको जिस तरह से चाहे उस पे पॉलिसी मेकिंग करे, जिस तरह से चाहे इस पे संशोधन करे, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचे और स्टेट को भी इससे फायदा हो। तीसरा आ गया कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। ये ऐसी लिस्ट है जो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। C इज इक्वल टू U प्लस S, मतलब कॉन्ग्रुएंट लिस्ट इज इक्वल टू यूनियन प्लस स्टेट्स, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो आज तक इस देश को पीछे रखा है और आज भी रख रहा है और जिसके कारण बिहार पीछे चल रहा है और आगे भी चलेगा अगर अनपढ़ों की सरकार आई, तो वो है एजुकेशन, वो है एजुकेशन, है ना, सॉरी इसको एजुकेशन नहीं बोलते, उसको एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो है एजुकेशन, ये दोनों के अंतर्गत आता है। एजुकेशन, हेल्थ, ये भी दोनों के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। किसी भी देश को संपन्न होने के लिए सबसे पहले उसका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, वहां की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अगर आप देखें तो भारत का, हमारे कंट्री का कोई भी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 100 में नहीं आता है। हम वर्ल्ड के टॉप 100 में हमारे देश का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आता है, मे इट बी IITs और मे इट बी IIMs, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, जो इंजीनियर्स पैदा करते हैं, इंजीनियर्स को निकालते हैं, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्यों ना हो, जहां पे मैनेजर्स निकल के आते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनीज निकल के आते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोनों में आता है। कॉन्ग्रुएंट लिस्ट मतलब यूनियन प्लस स्टेट्स which contains the education, which contains the forest, which contains marriage, आपकी शादी, ये भी इसी में आती है। तो मैं आपको लिख देता हूं उसको ठीक से। स्टेट कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में क्या क्या आता है आपको, ये आता है आपको जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज। बेसिकली हेल्थ को हम बोल रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में आता है। कई सारी जगहों पे इसको स्टेट लिस्ट में ही माना जाता है लेकिन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हेल्थ जो है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में होना चाहिए। तो एजुकेशन हो गया आपको, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, ट्रेड यूनियंस, है ना, आप देखते हैं कई सारे बैंकों में यूनियंस होते हैं, कई सारी फैक्ट्रीज में यूनियंस होते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब क्या आता है, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में आता है, जो कि यूनियन के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट में जिसे हम कहते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसी लिस्ट है जो बाद में आई है, क्योंकि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय ऐसी इसमें जो चीजें हैं उस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी दुनिया में, और जैसे जैसे भारत विकसित हुआ और जैसे जैसे पूरा ग्लोबल वर्ल्ड जो विकसित हुआ, उसके बाद जो है जिस तरह से IT आई है, कंप्यूटर्स आए हैं, है ना, IT आई है, आपको कंप्यूटर्स आए हैं, उन सभी चीजों क्या ई कॉमर्स, जैसे आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब क्या ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब डिजिटल फॉर्म में आई है। जैसे इसमें आपका हो गया अमेज़न, फ्लिपकार्ट, है ना, तो इन सब चीजों को कैसे में रखा गया, इन सब चीजों को रेसिड्यूरी लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, ITs,
है ना, एक्सेट्रा that came up after the constitution was made. Union government has put these into a list known as the residuary list or residuary subject. We noted above the most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constitutional units. Thus all states in Indian Union do not have identical powers. हर एक स्टेट के पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं है। तो इसमें आपको ये कुछ चीजें वेग दी गई है जो अब ये मायने नहीं रखती। इसमें क्या लिखा हुआ है आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये गलत हो गया है। नो मोर जम्मू एंड कश्मीर नो मोर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार ने ऐसे लॉ पास कर दिए हैं कि अब वहां पे आम इंसान भी जाके घर खरीद सकता है, आम इंसान भी जाके वहां पे जमीन खरीद सकता है, आम इंसान भी वहां जाके बिजनेस कर सकता है, आम इंसान भी वहां जाके नौकरी पा सकता है। ठीक है, तो ये अब वेग हो गया है। मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। ये पूरा वेग हो गया। इसको अब आप नहीं माने क्योंकि अब जो है आर्टिकल 370 डेमोलिश हो गया है। अब वो आर्टिकल नो मोर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स इन इंडिया एज वेल, है ना। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन व्हिच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। These are areas which are too small to become an independent state but which cannot be merged with any other existing state. ये किसकी बात कर रहा है? ये यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा है। जो हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश में, जो हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज हैं उसके बारे में बात हो रहा है कि चूंकि ये सब बहुत छोटे हैं तो क्या हुआ, इसको जो है एक अलग से स्टेट नहीं बनाया जा सकता था, तो इसको क्या किया, इसको जो है एक ही स्टेट में इसको मिला दिया गया है या फिर इसको अलग से यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया है। These areas like Chandigarh, Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. These territories do not have the power of the state. मैंने जो आपको वही बोला कि केजरीवाल जी बोलते रहते हैं पुलिस हमारे अंदर में नहीं है, तो इनके पास क्या है, बहुत ही पावर्स जो है इनके पास। जो भी सरकार यूनियन टेरिटरी में होती है उसके पास पावर्स जो है लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। और स्टेट में जैसे कोई सरकार है, फॉर एग्जांपल बिहार में अगर कोई सरकार है, XYZ की सरकार है, और अगर दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, तो केजरीवाल जी की सरकार को कम पावर है कंपेयर टू वही सरकार XYZ सरकार जो बिहार में सरकार है, जो बिहार सरकार के पास ज्यादा पावर्स होती है क्योंकि बिहार एक स्टेट है वेराज दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन दिस यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होती है जो कि वो यूनियन टेरिटरी को गवर्न और रूल करती है। This sharing of powers between the union government and the state government is known as the structure of the constitution. It is not easy to make changes into this power sharing arrangement, है ना। अगर हम ये इतना आसान नहीं है कि अगर हम इसमें कोई संशोधन करना चाहें तो कर सकें, क्योंकि हमें इसमें क्या है, हमें इसमें 2/3 बहुमत से जो 3/4 बहुमत, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंजेस अरेंजमेंट एनी लिस्ट any changes to it has to be first passed by both of the house of the parliament with at least 2/3 majority, है ना। कम से कम 2/3 मेजोरिटी से जो है उसको पास होना पड़ेगा दोनों हाउस में, अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में भी, मतलब दोनों हाउस में। फॉर एग्जांपल अपर हाउस को जो कहते हैं राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा को कहते हैं। मैंने आपको हजारों बार ये बताया है, इसको ध्यान में रखिए, कभी भी लोकसभा को अपर हाउस गलती से नहीं कहिएगा, है ना। तो अगर कोई भी हमें इसमें संशोधन करना है यूनियन टेरिटरीज में तो ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज में गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी पावर्स भी बहुत लिमिटेड होती हैं और बहुत चीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट्स वहां पे गवर्न करती हैं। तो अगर कोई भी हमें वहां पे प्रोविजंस या कोई भी संशोधन लाना है, कोई भी अमेंडमेंट्स लाना है, तो हमें उसे क्या करना होगा, हमें उसे पार्लियामेंट के थ्रू पास करना होगा और जो कि 2/3 बहुमत से वो पास होनी चाहिए, है ना। अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में भी, जो कि अपर हाउस जो हमारा राज्यसभा है और लोअर हाउस जो हमारा लोकसभा है ना। So the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of the constitution provisions and procedures. In case of any dispute between the division of powers, the High Court and the Supreme Court make a decision. अगर कोई दो सरकार के बीच में तनाव आ गया है, दो सरकार के बीच में झड़प हो गई है या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झड़प हो गई है, तो वहां पे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो है दखल देते हैं और वहां पे मामले को फिर शांत किया जाता है। The union and the state government has the power to raise resources by levying tax in order to carry out the government responsibilities. हाँ, जिस तरह सरकार हमारे पास टैक्स लेती है, आपको पता है 2 तरह के टैक्स हैं अभी हमारे देश में, एक है CGST, एक है SGST। 2 तरह के टैक्स हैं। ये है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना।
पहले जो है अलग अलग बहुत चीज हुआ करते थे। पहले वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, फीस, और भी इसमें कई सारे टैक्स जोड़ते थे। इन सभी को हटा के क्या कर दिया गया है, एक सीजीएसटी कर दिया गया है, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक एसजीएसटी कर दिया गया, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये दोनों अलग अलग लगता है ना। तो कुल मिला के यही कहना चाहते हैं, इन सब कारणों से जो है इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, और यहाँ पे जो है हम लोग किसी भी स्टेट को, किसी भी प्रांत को जो है धर्म के ऊपर, जातिवाद के ऊपर नहीं बांटते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, जो कि बिल्कुल ही सच नहीं है। बिहार के चुनाव में आपने देख लिया हो किस तरह से जातिवाद के नामों पे नाम पे वोट मांगे जाते हैं, किस तरह से इतने सारे गूंस को, जो जिनका कहीं ना कहीं क्रिमिनल, बहुत ही हैवी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहा है, उन लोगों को टिकट दिया जाता है। तो ये सब तो सिर्फ एक हमारे संविधान में लिखित है, जो कि हम सिर्फ पढ़ते हैं मौखिक, बल्कि वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में, हमारे जीवन में कहीं भी नहीं आता है। और इसमें सिर्फ उनकी ही गलती नहीं है, सिर्फ पॉलिटिशियंस की ही गलती नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है। और हमें सिर्फ पॉलिटिशियंस के ऊपर ये नहीं थोपना चाहिए कि वो ऐसा गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी गलत कर रहे हैं, हम भी गुंडों को वोट दे रहे हैं, हम भी गूंज को वोट दे रहे हैं, उन्हें जिता रहे हैं, उन्हें पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, उन्हें अपना सरताज बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी बहुत बड़ी भागीदारी है ना। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन रोचक ये आपको क्या बोले टॉपिक है ये। तो आप इसे कृपया घर में, मैंने आपको बताया पेज नंबर, घर में ठीक से बैठ के पढ़िएगा। और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि पैंडेमिक बहुत हद तक कम हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी हमें ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और हमें प्रिकॉशन लेके चलना है। और मैं इंजीनियर कुमार हर्षवर्धन, एंड आई वाज टेकिंग क्लास ऑन बिहाफ ऑफ प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल, राजधाम खगड़िया, महसकुट, one of the best schools in the district. We don't only say it, but we have proved it, and we will be proving it year on year. ठीक है? So thank you so much to all the students and the guardians of Pride India Central School, and all the students and guardians of India and worldwide. Thank you so much for patiently listening to me, and thank you so much. So for today I'll be signing off. Thank you.